हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में मैटर एवं सराउंडिंग का लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर सारा देख लिए थे। आज उसका कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन में इवापोरेशन का डिटेल फॉर्म पढ़ेंगे और काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन पढ़ेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर हम बहुत तेजी से मूवमेंट लाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट में जब मूवमेंट होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें मूवमेंट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा ही। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच इज फॉर्म्ड which is formed due to motion, which is formed due to motion of any object, motion of any object। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये एक प्रकार का एनर्जी है। ये कैसे बनता है, क्यों बनता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जब मोशन आता है तभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो पहले से वो कौन एनर्जी होगा? कोई और एनर्जी होगा, उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्ट बनता नहीं है, सिर्फ एक दूसरे एनर्जी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो कोई अलग टाइप का एनर्जी होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किस एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी में। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है? तो लास्ट लेक्चर में हम देखे थे, जब किसी ऑब्जेक्ट का हम हीट करते हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लूज होता है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स मोर इंक्रीज करता है। तो जब स्पेस इंक्रीज कर रहा है, कैसे कर रहा होगा? मूवमेंट भी उसमें ज्यादा आ रहा होगा। तो मूवमेंट बिटवीन पार्टिकल्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इस फैक्ट से क्या पता चला? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोल सकते हैं या फिर मूवमेंट बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसका मूवमेंट बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर लिख देते हैं, टेम्परेचर। तो काइनेटिक टेम्परेचर इधर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे मूवमेंट बढ़ेगा, इस वजह से हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन से क्या हुआ डाला है? डिफ्यूज। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर ये पेन चला रहे हैं। 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये डिफ्यूज होकर के अंदर चला जाएगा थोड़ा बहुत ही, फिर ये मिटेगा, वही परमानेंट जैसा हो जाएगा। तो डिफ्यूज कर जाना मतलब किसी चीज का मिक्सिंग करवा रहे हैं। डिफ्यूज हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा था? मिक्स हो जा रहा था। वैसे ही दो डिफरेंट टाइप का पार्टिकल, सेम पार्टिकल है, दो डिफरेंट टाइप का पार्टिकल्स का एक दूसरे में मिक्स हो जाना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफ्यूजन, दो डिफरेंट टाइप का पार्टिकल्स एक बना करके देखते हैं। ये सब सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स है। अब एक अलग टाइप का पार्टिकल्स बनाते हैं, जो कि ये सब जो होलो है सब अलग टाइप का पार्टिकल्स है। ये सब जो भी कलरफुल पार्टिकल्स है ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स है। जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज करेगा, स्पेस ज्यादा आएगा, फिर इसमें क्यों होगा? मूवमेंट जनरेट होगा। क्यों? किस वजह से? क्योंकि इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसमें मूवमेंट जनरेट हो रहा है। जब ये सब पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, सब आपस में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इट इज द प्रोसेस इन विच इंटर मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, टू different types of particles is called diffusion। तो अभी तक हम क्या देख लिए? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किस वजह से ये जनरेट हो रहा है, डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है, इसका सारा मैकेनिज्म क्या है वो समझ आ गया। अब समझते हैं, सॉलिड पढ़ लिए थे, लिक्विड पढ़ लिए थे, गैस पढ़ लिए थे।
तो तीनों स्टेट्स मैटर का पढ़ लिए थे। इसका ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में कैसे हो रहा है, ट्रायंगुलर लॉ से समझते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर रब करते हैं। ट्रायंगुलर लॉ सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, सॉलिड बनाते हैं। ये क्या है मेरा, सॉलिड है। ऊपर में लेते हैं लिक्विड, नीचे है गैस। सबसे पहले सॉलिड सब्सटेंस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड की जगह पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, आइस जो कि बर्फ होता है, उसका जब हीट इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे मेल्ट्स करके लिक्विड बनेगा। मेल्ट्स कर रहा है, लास्ट लेक्चर में देखे थे, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को मेल्टिंग। तो सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड बन रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे लिक्विडिफिकेशन। फिकेशन मतलब वो प्रोसेस हो रहा है, लिक्विड मतलब लिक्विड, इसीलिए उसको बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन। और लिक्विडिफिकेशन, अब लिक्विड से गैस बनेगा। पानी है, उसको हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या होगा, वेपर जनरेट होगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। या फिर वेपराइजेशन भी इसी को बोल सकते हैं। अब देखते हैं सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड, दोनों प्रोसेस का नाम सेम ही है। सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। क्या हो रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रहा है या फिर डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन रहा है। बीच का पार्ट जो लिक्विड था वो बन ही नहीं रहा है। तीन स्टेट्स पर है, डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड में चला जा रहा है, बीच का स्टेट बन ही नहीं रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। लास्ट लेक्चर में इसका डेफिनेशन देख चुके थे, सब्लिमेशन। यहां पर दोनों रिवर्स टाइप का रिएक्शन भी देख लिए और सीधा वाला भी देख लिए। इधर देखते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, वैसे लिक्विड से सॉलिड बनेगा। लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा था क्या बोलते थे, लिक्विडिफिकेशन, वैसे सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। सॉलिड मतलब सॉलिड बन रहा है, फिकेशन मतलब बनना, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। और क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आइस है, उसको क्या करते हैं, पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो बर्फ बनता है, फ्रीज में रखते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब इसका देखते हैं रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन, फिर गैस टू लिक्विड भी तो बन सकता है। कैसे बनेगा गैस टू लिक्विड, जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये जो चैप्टर है इसमें इस सब का डिफिनेशन थोड़ा बहुत पता ही होगा, पिछले क्लास में क्लास 5 और 6 का ये टॉपिक है, लेकिन ये क्लास 9 में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ समझने के लिए, टॉपिक को क्लियरिटी आने के लिए। तो ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ हमको इवापोरेशन के ऊपर में डिटेल्स फॉर्म में देखना है, इवापोरेशन क्या होता है, क्यों हम हमारा जो वियर क्लॉथ जो हम पहनते हैं क्लॉथ, वो कॉटन का ही खूब पहनते हैं। वाटर बोतल जो होता है उसमें जब बर्फ जमाते हैं तो बाहर का जो सराउंडिंग एरिया रहता है वो सब कोल्ड क्यों हो जाता है, बाहर में पानी किससे जनरेट हो जाता है, इवापोरेशन काउज कूलिंग, इवापोरेशन के कारण ठंडा क्यों होता है कोई भी चीज़, यही सब रीजन हम देखेंगे, इवापोरेशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो बोल रहा करते हैं, ये सब 2-3 क्वेश्चन देखने से पहले इवापोरेशन का डिफिनीशन तो कल समझ लिए थे, क्या होता है इवापोरेशन का डिफिनीशन, इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस स्टेट्स टू गैसियस स्टेट। लिक्विड अपना गैस चेंज करके गैसियस स्टेट बनता है, मतलब वेपर बनता है। जैसे पानी है तो वो क्या बनेगा, वेपर बनेगा, तो इसी को इवापोरेशन बोलते हैं। फिर अब देखते हैं इवापोरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसके बाद तीनों रीजन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे।
इवापोरेशन। डिफिनेशन फिर से लिख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच, डिफिनेशन लिखने का तरीका है, कोई भी टॉपिक रहे वो एक प्रोसेस तो होगा ही। इट इज द प्रोसेस पहले लिख लेंगे, फिर इन विच जिसमें, इट इज द प्रोसेस यह एक प्रकार का प्रोसेस है, इन विच जिसमें, फिर जो हो रहा है वो डायरेक्ट लिखेंगे। इन विच क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। एग्जाम्पल क्या हो रहा है, वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, क्या बन जा रहा है, वाटर वेपर, वाटर वेपर। डेली देखते हैं ऐसा हम, मेरा कपड़ा है अभी इसको साफ करेंगे, क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, फिर ये ड्राई होता है सनलाइट में धरने पर, क्या करते हैं उसका टेम्परेचर सराउंडिंग का इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज ऑलरेडी सन से हुआ रहता है, तो इसी कारण से क्या होता है, क्लॉथ ड्राई हो जाता है, तो वहां पर भी इवापोरेशन ही हो रहा है। आसपास में नदी तालाब देखते हैं, जब फ्लड आता है, बाढ़ आता है तो पानी आ जाता है, फिर वहां सूख जाता है, पूरा ड्राई एरिया हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सब पानी इवापोरेट कर गया है, वेपर्स में जनरेट हो गया है। अब आगे हम देखेंगे इवापोरेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड्स करता है, देखते हैं। फर्स्ट, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें, शॉर्ट में लिखते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज। उदाहरण लेते हैं, ये क्या है, एक बीकर है, इसका पहले एक और छोटा बीकर लेते हैं, ये क्या है, सरफेस इसका छोटा है, इससे बड़ा सरफेस इसका है, ये जब छोटा बीकर है इसमें अगर गर्म पानी रखते हैं तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। अगर वही बड़ा बीकर है उसका सरफेस एरिया मोर है, ये जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, इजीली इवापोरेशन होगा, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन इज डिपेंड अपॉन, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लास्ट लेक्चर में देखे थे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को इंक्रीज करेंगे, राइट हैंड साइड भी इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज करेगा। तो इवापोरेशन इंक्रीज, क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड, अब देखते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके, टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अभी से ही देखते हैं, अभी का वेदर क्या है, कोल्ड वेदर, पूरा ठंडा का मौसम है, तो क्या जब मेरा कपड़ा साफ होता है जल्दी सूखता नहीं, क्यों नहीं सूखता, क्योंकि टेम्परेचर लो है। तो डायरेक्टली एग्जांपल है अभी का, तो टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो इवापोरेशन रेट बहुत ही डिक्रीजेज रहेगा। अगर टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर दे, ऐसे रूम हीटर के पास में कपड़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इवापोरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सब, टेम्परेचर इंक्रीजेज, इवापोरेशन इंक्रीजेज। थर्ड, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स या वाटर प्रेजेंट इन आवर एटमोस्फियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मतलब नमी। तो वाटर का पार्टिकल्स जो है हमारा आसपास का सराउंडिंग एरिया में कितना प्रेजेंट है। जैसे कोल्ड वेदर, ठंडे के दिन में मोर अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, ठंडा दिन रहता है, गर्मी में कम रहता है, इसी सब को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी। तो अगर किसी एरिया का ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाए मतलब ठंडा का मौसम आ जाए, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या टेम्परेचर वहां का डिक्रीज हो रहा होगा। तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसी वजह से इवापोरेशन डिक्रीज करेगा, इवापोरेशन डिक्रीजेज। तो यहां पर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहे हैं तो काम उल्टा हो रहा है, इवापोरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो तीनों फैक्टर्स देख लिए, समझ आ गया। अब देख लेंगे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज करने पर, तो लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाता है और स्पेस ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो यहां तक नोट करना है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन काउज कूलिंग। काउज मतलब कारण,
इवापोरेशन समझ लिए, कूलिंग, कूलिंग मतलब ठंडा कर देना। इवापोरेशन जो है ठंडा क्यों महसूस करवाता है, समझते हैं। यहाँ पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तो वो पानी, समझ लीजिए एक पानी है, उसमें हीट इंक्रीज कर रहे हैं, जब उसका इवापोरेशन करवा रहे हैं तो इवापोरेट कैसे हो रहा है, इवापोरेशन होगा और आसपास का जो उसका एरिया रहेगा थोड़ा बहुत कूल हो जाएगा। कूल क्यों होता है, क्योंकि जब इवापोरेशन होता है तो जो वाटर वेपर जनरेट होता है, वो जनरेट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी लेगा कहाँ से, वो जो वेपर्स है, वेपर्स तैयार होने के लिए एनर्जी मिलता है जो वाटर का पार्टिकल्स रहता है वहाँ से। तो वो वेपर्स कहाँ से एनर्जी ले रहा है, वाटर पार्टिकल्स से। ये कंटेनर है, इसमें वाटर है, इससे वाटर वेपर जनरेट हो रहा है। जैसे हमारा ये कंटेनर है, वाटर वेपर जनरेट हो रहा है। इसका जो वाटर का पार्टिकल्स है, इसका एनर्जी कौन लेगा, ये हमारा वेपर्स यूज करेगा। तो फिर तो इसके पास लॉस हो गया, एनर्जी का कमी हो गया। तो फिर ये एनर्जी कहाँ से लेगा, आसपास का सराउंडिंग से लेगा। ये क्या है, सराउंडिंग है, ये मेरा सिस्टम है। सिस्टम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो अभी हम क्या देख रहे थे, इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। तो पार्टिकल्स जो है वाटर का, उसका एनर्जी यूज करेगा वेपर्स। तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो गया, कमी आ गया। तो ये कहाँ से एनर्जी लाएगा, तो आसपास का जो सराउंडिंग है, यहाँ पर जो एनर्जी प्रेजेंट है, सराउंडिंग एरिया, तो सराउंडिंग में जो भी एनर्जी प्रेजेंट है, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सराउंडिंग तो पूरा हीट था, हीट एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट था, तभी तो इसका इवापोरेशन हो रहा है। अगल बगल पूरा हीट है, तभी तो इसका हम लिक्विड का इवापोरेशन करवा पा रहे हैं, लिक्विड रहे चाहे कोई वेट क्लॉथ रहे। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हीट एनर्जी। तो ये यहाँ पर जो भी हीट एनर्जी प्रेजेंट है वो कौन यूज कर लेगा, हमारा लिक्विड का पार्टिकल्स यूज करेगा। क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि पहले से यहाँ पर एनर्जी कम हो गया था। कम क्यों हुआ था, क्योंकि वेपर्स जो है, पार्टिकल्स जो लिक्विड का था उसका एनर्जी वेपर्स यूज कर लिया था। इसी वजह से यहाँ से हीट एनर्जी लिया और ये हीट हो गया अपना वेपर बनाने में, और यहाँ पर आसपास का जो हीट एनर्जी था वो तो चला गया लिक्विड पार्टिकल्स के पास। तो इसी वजह से आसपास का एरिया कोल्ड हो जाता है। तो यही रीजन है इवापोरेशन, काउच कूलिंग का। ये टॉपिक कौन सा था, इवापोरेशन काउच कूलिंग। तो टॉपिक समझ आ गया। इसको 2-3 लाइन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर्ड, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, देन इट मैक्स वेपर। तो आसपास का अगर हीट एनर्जी चला गया तो कैसा एनर्जी होगा, कोल्ड एनर्जी बचा हुआ रहेगा। इसी प्रकार से हम कूलिंग फील करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो जार रहता है, पानी का जो बोतल रहता है, उसमें जब हम बर्फ जमाते हैं, जब आइस तैयार करते हैं, तो देखते हैं वाटर का बोतल जो रहता है बाहर में पूरा पानी आ जाता है। तो हमको क्या लगता है, जैसे ये मेरा एक वाटर बोतल है, वाटर बोतल से इसमें जब हम बर्फ क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, पानी को फ्रीज में डाल करके रेफ्रिजरेटर में आइस तैयार करते हैं। जब बर्फ तैयार होता है देखते हैं वाटर बोतल्स के बाहर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। कहाँ से आता है वो ना ही वाटर में कोई पोर लाइक स्ट्रक्चर, पोर किसको बोलते हैं, छेद को बोलते हैं। तो वाटर बोतल में ना ही कोई छेद था, कोई भी पोर नहीं था, तो पानी जो है वो बाहर आया कैसे, समझते हैं। अभी जस्ट हम पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर में, क्या कंडेंसेशन, ट्रायंगुलर लॉ में कंडेंसेशन क्या था, जो भी गैसेज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसका किसी में कन्वर्जन हो रहा था डायरेक्ट लिक्विड में। तो ये वाटर बोतल से इसका टेम्परेचर तो बहुत ही लो है, इसको छूने पर पूरा कोल्ड महसूस होता है, फील करते हैं कोल्ड। आसपास का टेम्परेचर क्या है, हीट है थोड़ा बहुत। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमेशा चाहे गर्मी के दिन हो या चाहे ठंडा का दिन हो, बहुत ही ज़्यादा सनलाइट भी हो, फिर भी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हमेशा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही रहता है। थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी तो रहेगा ही। तो जो वाटर वेपर्स आसपास में प्रेजेंट रहता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में है। वेपर्स क्या है, गैसियस स्टेट में है। जब उसका टेम्परेचर पहले से क्या है, इंक्रीज फॉर्म में है, फिर जब आसपास आएगा, आइस के आसपास आएगा, तो इसके आसपास क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज है, बहुत ही लो टेम्परेचर है। इसी वजह से उसका क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर क्या करता है, वेपर्स लिक्विड बना लेता है। तो इसी वजह से क्या होता है, वाटर बोतल्स जो भी उसमें आइस रहता है उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आसपास जो भी ह्यूमिड क्लाइमेट है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो भी प्रेजेंट है वो वेपर्स फॉर्म में, गैसियस स्टेट में है।
क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज था बोतल के पास, तो इसी कारण से टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, कंडेंसेशन, कंडेंस होकर के वो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखा रहा है। अब समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। हम लोग गर्मी के दिन में कॉटन वियर क्यों करते हैं? वियर मतलब पहनना, कॉटन मतलब क्लॉथ्स, जो कि सूती वस्त्र हो, तो उसको हम गर्मी दिन में ही क्यों प्रीफर करते हैं, पहनते हैं? क्योंकि वो एक अच्छा एब्जॉर्बर का काम करता है। एब्जॉर्बर कहने का मतलब सोखता है, किसी चीज को पकड़ कर रखता है। तो स्वेट्स, पसीना जो है किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में नहीं, उसका फॉर्म क्या है? लिक्विड फॉर्म है। तो वो क्या करता है? स्वेट्स को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके फिर इजीली इवापोरेशन करवा पड़ता है। इवापोरेशन पढ़ चुके हैं क्या होता है? तो इजीली इवापोरेट करता है। किस चीज को करता है? स्वेट्स को करता है। कैसे करता है इवापोरेशन? तो देख ही चुके हैं। तो कॉटन क्लोथ्स जो है एक अच्छा एब्जॉर्बर का काम करता है, इजीली इवापोरेशन करता है। दो फैक्टर से, यही दो फैक्टर से कारण हम लोग प्रीफर करते हैं, मतलब उसको चूज करते हैं कॉटन क्लोथ को पहनना। तो और एक लेक्चर रहेगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर भी खत्म होगा और फिर एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।